हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा 11 रसायन विज्ञान की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसमें पहली यूनिट है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोग के नियम। और रासायनिक संयोग के नियम आज हम लोग दो पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेडिंग डालेंगे हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम को जो है प्राउस्ट ने दिए। इस नियम को जो है लेवोसिए ने दिया था। तो आप लोग चाहें तो उनका नाम ब्रैकेट में नोट कर सकते हैं, लेवोसिए। और इस नियम में ये बताया गया था कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसको जो है पदार्थ कैसा है, अविनाशी है। पदार्थ कैसा होता है, अविनाशी, जिसका विनाश ना हो सके या जिसको हम बना ना सके या जिसको हम उत्पन्न ना कर सके या जिसे हम नष्ट ना कर सके। तो ऐसे पदार्थ जो है क्या होता है, अविनाशी होता है। और इसी को पदार्थ का अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। यह एक दूसरी परिभाषा भी बताई लेवोसिए ने कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि लेवोसिए के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पाद का। यानी कि द्रव्यमान जो रहेगा वो कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। तो ये बात किसने बताई थी, लेवोसिए ने। ठीक है, इसमें लिखिए इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार पदार्थ को इस नियम के अनुसार पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात पदार्थ अविनाशी होता है। अर्थात पदार्थ अविनाशी होता है। एक दूसरी परिभाषा नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। अथवा एक और परिभाषा बताई गई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का
कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है या समान होता है। ठीक है, तो एक ये परिभाषा बताई गई कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जो भी अभिकारक भाग ले रहे हैं उनका कुल द्रव्यमान और जो भी उत्पाद बन रहा होगा उसके कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर। यानी कि द्रव्यमान जो है वो कैसा है, संरक्षित है, द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, सोडियम है आपका Na प्लस है AgCl, सोडियम की क्रिया सिल्वर क्लोराइड के साथ कराई जा रही है AgCl के साथ, तो जो इधर उत्पाद बनेगा, क्योंकि सोडियम जो है Ag को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी, तो बन जाएगा यहाँ पर NaCl और प्लस जो है सिल्वर धातु के रूप में बाहर हो जाएगी Ag। ठीक है, और इस नियम के अनुसार कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है, अभिकारक कौन है, सोडियम और सिल्वर क्लोराइड है, और उत्पाद कौन है, NaCl और Ag ये उत्पाद हैं। तो जो अभिकारक है इनका जो कुल द्रव्यमान होगा वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर। अब देखिए यहाँ पर सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23, तो इसको हम मान लेते हैं 23 ग्राम है, क्या है, 23 ग्राम है, प्लस सिल्वर का परमाणु भार कितना होता है, लगभग 108 होता है, 107 दशमलव कुछ करके होता है, तो लगभग 108 माना जाता है। ठीक, प्लस Cl का, क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 ग्राम। इसको ऐड करेंगे 23 और 108 और 35.5 को, तो ये आएगा 166.5 ग्राम। यानी कि जो अभिकारक भाग ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में उनका कुल द्रव्यमान कितना है, 166.5 ग्राम, 166.5 ग्राम। अब इधर देख लीजिए, सोडियम का हो गया 23 ग्राम, यानी 23 प्लस क्लोरीन का हो गया 35.5 और ये हो गया ग्राम। ठीक, और प्लस सिल्वर का 108 ग्राम, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 166.5 ग्राम। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद भाग, अभिकारक भाग ले रहे थे उनका भी द्रव्यमान 166.5 आया, और जो उत्पाद बन रहा है उसका भी द्रव्यमान कितना आया, 166.5। तो यही बात लेवोसिए ने कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है। कहने का मतलब द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताई थी, वो क्या बताई थी आप देख लेंगे, इसमें नोट करके लिख लीजिएगा, नोट। अल्बर्ट आइंस्टीन के E बराबर mc² से द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, यानी परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। अर्थात द्रव्यमान संरक्षित
नहीं होता है। अतः इस नियम को किस नियम को? द्रव्यमान संरक्षण नियम को। अतः इस नियम को द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम होना चाहिए। ये बात बताई थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। क्यों? आप अभी समझ लीजिएगा कि जैसे जो बात द्रव्यमान संरक्षण में लेवोसिये ने कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने 10 किलो लकड़ी ली और उसको जलाया, तो जब 10 किलो लकड़ी को हम जलाएंगे तो क्या उससे जो कोयला या राख उत्पन्न होगी क्या वो 10 किलो होगी? बिल्कुल नहीं होगी, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा द्रव्यमान में। इसका मतलब द्रव्यमान नियत नहीं रह सकता है। और जो बात आपके आइंस्टीन ने बाद में बताई, जो हमने आपको नोट करके बताया है कि आइंस्टीन की जो समीकरण थी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जिसे E बराबर mc स्क्वायर के नाम से हम लोग जानते हैं, इस हिसाब से जो द्रव्यमान है उसे ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। और इसलिए इस नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम ना होकर के किस नाम से नियम होना चाहिए था? ये द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नाम से नियम होना चाहिए था। अच्छा, ये कैसे? अल्बर्ट आइंस्टीन की बात सही है। जैसे मान लो कोई पौधा है, वो छोटा पौधा तैयार होता है और बहुत बड़ा विशालकाय रूप ले लेता है, तो उस पेड़ का द्रव्यमान तो बढ़ रहा है और जबकि पौधे को भोजन तो कर नहीं रहा है, उसको खाना तो दे नहीं रहा है। वो क्या करता है? सूर्य से जो प्रकाश की ऊर्जा होती है उसकी उपस्थिति में क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। यानी कि जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है उसको काहे में बदल रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन में। तो जिसके कारण उसका द्रव्यमान बढ़ रहा है। यानी कि वहां से वो ऊर्जा को किसमें? द्रव्यमान में ऊर्जा बदल रही है। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि जो लेवोसिये का द्रव्यमान संरक्षण नियम है, इसको द्रव्यमान संरक्षण नियम ना होकर के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वो संरक्षित नहीं होता है, द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता रहता है और ऊर्जा द्रव्यमान में बदलती रहती है। ठीक है, तो इस हिसाब से अल्बर्ट आइंस्टीन की बात सही हुई और लेवोसिये ने जो ऊपर कहा था वो बात सही नहीं रही। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग दूसरा नियम पढ़ते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, और सभी लोग हो सके तो साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और आगे पीछे अपना जब भी समय निकले तो उसको आप नोट्स बनाते रहें अपने हाथ से स्वयं लिख करके, जिससे कि आपके पास अच्छे नोट्स भी हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग जल्दी से। अब देखेंगे हम लोग स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, और इस नियम को दिया था प्राउस्ट ने। वैज्ञानिक थे कौन? प्राउस्ट। प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था और यह बताया था कि किसी भी यौगिक में प्रत्येक तत्व एक निश्चित भारात्मक अनुपात में उपस्थित होता है, वह चाहे जिस भी स्रोत से या चाहे जिस भी विधि से प्राप्त किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा जल है, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात होगा वो 1:8 यानी 1:8 होगा। और वो जल प्राप्त हमें चाहे कुएं से हुआ हो, चाहे नदी से, तालाब से, सागर से या कहीं से भी, उसका स्रोत माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां पर भी जल आएगा वो उसका द्रव्यमान जो होगा, भारात्मक जो अनुपात होगा द्रव्यमान का, वो 1:8 ही होगा। यही बात प्राउस्ट ने बताई थी।
इस नियम के अनुसार, इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में प्रत्येक तत्व का एक निश्चित भारात्मक द्रव्यमान होता है। भारात्मक द्रव्यमान होता है, चाहे वह किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया गया हो, या विधि से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में प्रत्येक तत्व का एक निश्चित भारात्मक द्रव्यमान होता है, और जो क्या होता है, स्थिर होता है, यानी कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है, चाहे वह किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया गया हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे, जल, यानी जल का सूत्रण सूत्र क्या होता है, H2O। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात 1:8 होता है। जल चाहे किसी भी स्रोत से मतलब है आपके नदी का भी जल हो सकता है, ठीक है, झील का भी हो सकता है, कुआं का भी हो सकता है, ठीक है, आदि किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त हुआ हो, ठीक है। तो वो जल चाहे जहां से भी, चाहे जिस भी स्रोत से या चाहे जिस विधि से प्राप्त हुआ हो, लेकिन उसमें जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात होगा वो हमेशा कितना रहेगा, 1:8 रहेगा, यानी निश्चित रहेगा भारात्मक अनुपात। और इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। दिया किसने था, प्राउस्ट ने, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना रहेगा, 1:8। ऐसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अमोनिया में देखें, अगर NH3 में देखें अमोनिया में, तो यहां पर भी अनुपात वो क्या रहेगा, नाइट्रोजन का कितना रहता है, 14, और हाइड्रोजन का 1 रहता है, 3 है। यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात रहेगा वो कितना रहेगा, 14:3 रहेगा। कहने का मतलब भारात्मक अनुपात प्रत्येक यौगिक में प्रत्येक तत्व का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। यही बात किसने बताई थी, प्राउस्ट ने बताई थी। तो हम लोगों ने रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं यूनिट लेकर, हम लोग पहली यूनिट लेकर चल रहे हैं, उसमें हम लोगों ने पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण पहले
लेक्चर में पढ़ा था और आज हम लोगों ने उसका जो है रासायनिक संयोग के नियम में द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम पढ़े हैं। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा कैसी लगी क्लास, और आप लोग लाइक जरूर किया करिए। आप वीडियो देखकर जो है चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक किया करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर किया करिए, हमारी लिंक भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।